सभी को नमस्कार। कृषि रसायन के अध्याय 3 के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है भाई, देखो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी सिलिकेट मृत्तिका क्या है, उसके हमने प्रकार पढ़ लिए थे और हमने वहां पर जाना था कि जो आपकी सिलिकेट मृत्तिका है उसको कितने भागों में बांटा है भाई, 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सा हो चुका था आपका, पहला हो चुका था आपका केओलिनाइट समूह, दूसरा हो चुका था आपका मोंटमोरिलोनाइट समूह और तीसरा आपका हो चुका था इलाइट समूह। ठीक है ना, 2 की हमने विस्तृत चर्चा कर ली थी। कौन कौन की, एक तो केओलिनाइट के बारे में हमने पंक्ति संरचना भी पढ़ ली, मोंटमोरिलोनाइट के बारे में भी हमने पूरी कहानी पढ़ ली थी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलाइट समूह की। ठीक है भाई, ये सामने आपको मैं हेडिंग भी दिखा देता हूं। आज हम जो बात करेंगे वो तीसरे समूह इलाइट समूह की बात करेंगे। देखो पिछले लेक्चर में जैसे हमने केओलिनाइट और मोंटमोरिलोनाइट को पढ़ा था ना, सेम टू सेम वो ही सारे गुणधर्म हमको किस में अप्लाई करने हैं, इलाइट समूह में अप्लाई करने हैं। कैसे करेंगे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, इलाइट समूह का दूसरा नाम क्या है? इलाइट समूह को और दूसरा नाम हाइड्रस एवं माइका नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब हमने वर्गीकरण पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि इलाइट समूह या हाइड्रस माइका समूह के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब इलाइट समूह है तो इसके अंदर जो खनिज पाया जाएगा वो भी कौन सा खनिज पाया जाएगा, इलाइट खनिज पाया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कि इलाइट समूह के अंतर्गत इलाइट खनिज पाया जाता है। देखो आपको थ्योरी में भी लिखा है कि इसमें प्रमुख रूप से कौन सा खनिज मिलता है भाई, इलाइट खनिज मिलता है। ठीक है ना, देखो आगे। अब देखो अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है कि इसके जो कणों का आकार है वो हम डिस्कस करेंगे। अब कणों के आकार से फिर हम सतही क्षेत्रफल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सतही जो क्षेत्रफल है वो कणों के आकार के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा। जैसे आपका नमक का डेला है तो नमक का डेला आपका कम जगह घेरता है, ठीक है, लेकिन नमक का हम चूर्ण कर दें तो नमक का चूर्ण आपका ज्यादा क्षेत्रफल घेरेगा। ठीक है ना भाई। अब अगली बात करते हैं, तो अगली बात में हमारे पास क्या है, पंक्ति संरचना। वहां भी हमने पढ़ी थी पंक्ति संरचना। देखो पंक्ति संरचना का जो अनुपात होगा यहां पर वो कितना होगा, 2:1। कितना होगा, 2:1। यानी यहां पर आपको 2 तो किसकी परत मिलेंगी, सिलिका की, और 2 सिलिका की परत के बीच में एक किसकी परत होगी भाई, एल्यूमिना की परत होगी। 2 सिलिका की परत और उसके बीच में एक एल्यूमिना की परत होगी। ठीक है, आप इसको सही कर लेना। देखो नीचे 2 एल्यूमिना लिख रखा है ना, तो ये सिलिका हो जाएगा, 2 सिलिका की परत हो जाएंगी, इसके बीच में एल्यूमिना की परत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना भाई। एक बात मैं आपको और बताऊं कि यहां पर जो आपने अभी इससे पहले मोंटमोरिलोनाइट समूह पढ़ा था, सेम टू सेम वो ही फॉर्मूला किसका है, आपका इलाइट समूह का है। सिर्फ फर्क कितना सा है कि यहां जो इलाइट समूह हम पढ़ते हैं तो इसके बीच में एक आपका तत्व आ जाता है जिसका नाम है पोटेशियम। जिसका नाम क्या है भाई, पोटेशियम। यानी इनके जो स्तर हैं उनके स्तरों के बीच में पोटेशियम आ जाता है। सिर्फ यही अंतर है, बाकी जब आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो सेम टू सेम मोंटमोरिलोनाइट जैसा है, सिर्फ आपको आगे क्या लिख देना है, उसके पोटेशियम लिख देना है। ठीक है, समझते हैं भाई, पैराग्राफ को पढ़ते हैं आगे। देखना, देख लो आगे पैराग्राफ में भी साफ साफ ये बात लिख रही है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो इसमें कण मोंटमोरिलोनाइट से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, और इसकी संरचना में 2 इकाइयों के मध्य में देखो क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है भाई, पोटेशियम पाया जाता है। और साथ में देखो कणों के आकार के बारे में भी लिख रखा है। कणों के आकार के बारे में क्या लिख रखा है कि इसके जो कण होते हैं वो मोंटमोरिलोनाइट से बड़े होते हैं। अब जब कण बड़े होंगे तो इनका सतही क्षेत्रफल कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि कण और सतही क्षेत्रफल में कैसा रिलेशन है भाई, व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा रिलेशन है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला घट जाएगा। समझ गए बात को। आगे देखो, आगे क्या लिख रखा है हमने कि जिसके कारण यह मोंटमोरिलोनाइट की अपेक्षा कम प्रसारीय होती है। ठीक है, अब इसके कणों का आकार कैसा है, बड़ा है, जिससे जो प्रसारीय क्षमता है वो कैसी होती है, कम। मैं प्रसारीय क्षमता का भी आपको एक क्रम बता देता हूं। देखो जब आपने केओलिनाइट समूह पढ़ा था तो केओलिनाइट समूह में प्रसारीय दूरी बिल्कुल नहीं थी, अप्रसारीय दूरी थी। और जब आपने मोंटमोरिलोनाइट समूह पढ़ा था तो मोंटमोरिलोनाइट समूह का भी देख लो एक बार। देखो मोंटमोरिलोनाइट समूह की प्रसारीय दूरी सबसे ज्यादा थी। लेकिन अगर मैं इलाइट समूह की बात करूं तो इलाइट समूह में जो प्रसारीय दूरी है वो मध्यवर्ती है, यानी मध्यम प्रसारीय दूरी है। कहने का मतलब केओलिनाइट से तो जो प्रसारीय दूरी होगी वो आपकी कैसी होगी,
ज्यादा होगी, लेकिन जो आपका मोंटमोरिलोनाइट समूह है उससे प्रसारीय दूरी कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो अब मैं प्रसारीय दूरी की बात आपने समझ ली, तो जो सुगठिता, ससंजन, फैलाव, संकुचन के गुण हैं वो भी कैसे होंगे, मध्यवर्ती होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे गुण प्रसारीय दूरी पर डिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब आगे की लाइन में आप यही बात देख सकते हो। देखो, अतः सुगठिता, ससंजन, फैलाव, संकुचन के गुण मोंटमोरिलोनाइट से कम, लेकिन केओलिनाइट से कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को। आगे की बात आ गई इसका संरचना सूत्र, और संरचना सूत्र में आपको देख लो सेम टू सेम मोंटमोरिलोनाइट जैसा है, सिर्फ आगे क्या रख रखा है, पोटेशियम रख रखा है। क्यों? क्योंकि इसकी पंक्ति संरचना में दो स्तरों के बीच में क्या आ जाता है भाई, पोटेशियम आ जाता है। ठीक है, मैंने आपको एक नंबर बताया था, क्या नंबर बताया था बताओ, बताया था ना भाई आपको 48204, क्या नंबर बताया था, 48204। यानी एल्यूमिनियम तो कितने हैं, 4, सिलिकॉन कितने हैं, 8, ऑक्सीजन कितने हैं, 20, और जो आपका हाइड्रोक्सिल समूह है, जो OH हाइड्रोक्सिल आपका समूह है, वो कितने हैं, 4 है। ठीक है, ये हो गया। एक सेकंड भाई, क्यों बार बार आ रहा है नीचे। ठीक है, और आगे क्या लगा दोगे आप, आगे लगा दोगे पोटेशियम। ये हो गया आपका इलाइट समूह का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपके मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट समूह का जो फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इलाइट समूह में आपको क्या ऐड कर देना है भाई, पोटेशियम। अगर मैं केओलिनाइट का पूछूं तो केओलिनाइट का याद है क्या आपको, 44 क्या बताया था, 108, और इनका क्या बताया था, 48204। ठीक है, नंबर पता है आपको। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर पहले देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक वगैरह भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब इसकी पंक्ति संरचना का देख लो भाई। पहले तो यहां पे आप क्या लिखोगे, लिख नहीं रखा इन्होंने, यहां पर आप लिखोगे धनायन विनिमय। यहां पर क्या लिखना है आपको, धनायन, और फिर लिखोगे यहां पर विनिमय। ठीक है, धनायन विनिमय लिख लोगे, और धनायन विनिमय लिखने के बाद आपको पता है दो सिलिका की परत के बीच में एक एल्यूमिना है, तो इसको करेक्ट करके आप यहां पे सिलिका परत लिख लेना। ठीक है, दो सिलिका के बीच में एक एल्यूमिना की परत है। देखो जैसे नीचे दे रखा है आपको, दो सिलिका की परत, उसके बीच में एक एल्यूमिना की परत। फिर इन दोनों स्तरों के बीच में कौन सा आयन पाया जाएगा, पोटेशियम आयन पाया जाएगा। ठीक है, और जो प्रसारीय दूरी होगी वो कैसी होगी, यहां पर कम होगी। एक बात आपको और पता है कि ये जो परतें हैं वो आपस में किससे जुड़ी हुई रहती हैं, ऑक्सीजन से। तो यहां पर जो बीच में देखो OOO लिख रखा है ना, ये छोटा छोटा OOO, ये क्या है, ऑक्सीजन। तो इसको डिनोटेड करके दिखा दोगे आप एरो से कि ये है ऑक्सीजन। देखो साफ साफ लिख भी रखा है, लेकिन इन्होंने एरो गलत बनाया है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अब आगे देखो, आगे की बात देखना भाई, ये क्रिस्टलीय इकाइयां हैं। दूसरा, धनायन विनिमय क्षमता हो रही है, तो ऊपर पॉजिटिव आयन भी आपको इस तरीके से दिखा देने हैं, जैसे इन्होंने ये दिखा रखा है आपको। ठीक है, इस तरीके से आप पॉजिटिव चार्ज को दिखा दोगे। आगे चलते हैं। तो पंक्ति संरचना आपसे पूछ सकता है भाई, केओलिनाइट आपसे पूछ लिया है पिछले साल के पेपर्स में, इस बार हो सकता है आपसे मोंटमोरिलोनाइट समूह पूछ ले, या आपसे कौन सा पूछ ले, इलाइट समूह पूछ ले। ठीक है, आगे की बात करते हैं, और आगे है हमारा सिलिकेट मृत्तिका खनिज के तुलनात्मक गुण। अब आपको क्या करना है कि जितने भी आपने समूह अभी पढ़े हैं, चाहे वो केओलिनाइट हो या मोंटमोरिलोनाइट हो या इलाइट हो, इनके सभी को आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। और किस गुणधर्म के आधार पर, देखो 10 गुणधर्म आपको दे रखे हैं, टोटल 10 आपको प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। इनके आधार पर आप क्या है, तुलनात्मक अध्ययन करोगे, किसका, इलाइट का, मोंटमोरिलोनाइट का और केओलिनाइट का। देखो पहले नंबर पर हमने मोंटमोरिलोनाइट को रखा है, दूसरे नंबर पर हमने इलाइट समूह को रखा है, और तीसरे नंबर पर हमने केओलिनाइट समूह को रखा है। ठीक है, और अगर गुणों की बात करें तो गुणों को हमने कौन कौन से गुणों को यहां पर लिया है, जैसा कि आपको क्रम संख्या में दिख रहा है कि टोटल हमने 10 गुण लिए हैं। ठीक है ना, जिसमें से पहला है आपका संरचना, दूसरा है आपका आकार, और आकार किस में दिया है, माइक्रोन में। माइक्रोन का मतलब क्या है, 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका माइक्रोन। माइक्रोन को याद रखोगे। ठीक है, मिलीमीटर होता तो -3 हो जाता, नैनोमीटर होता तो कितना हो जाता, नैनोमीटर होता तो -9 हो जाता, पिकोमीटर होता तो -12 हो जाता, फेम्टोमीटर होता तो -15 हो जाता। ठीक है ना। तीसरी बात करते हैं हम आकृति की। आकृति तीसरा है हमारा, आकृति। तो तीसरा आकृति। चौथा हो गया हमारा सतही क्षेत्रफल, और सतही क्षेत्रफल की अगर आपसे यूनिट पूछ ले तो देखो सतही क्षेत्रफल क्या है, मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम के अंदर कितना मीटर स्क्वायर आपका आयतन है, वो उसको बताएगा सतही क्षेत्रफल को। ठीक है, अगला देखो,
क्योंकि क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या होगा, लंबाई भी मीटर में चौड़ाई भी मीटर में, तो मीटर का मीटर से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे है आपका आंतरिक पृष्ठ, इनर सरफेस, और इसी तरीके से देखो 7वां पॉइंट आएगा आपका बाह्य सरफेस, बाह्य पृष्ठ। ठीक है, आंतरिक पृष्ठ और बाह्य पृष्ठ की तुलना करेंगे। ससंजन, फैलाव, संकुचन, सुगठिता, इन सारे गुण धर्मों की चर्चा करेंगे। धनायन विनिमय क्षमता की चर्चा करेंगे। धनायन का धनायन द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाता है, धनायन विनिमय कहलाता है, तो धनायन विनिमय की चर्चा करेंगे। और इसके बाद में हम ऋणायन विनिमय की चर्चा करेंगे, और प्रतिस्थापन यानी एक आयनों का दूसरे आयन द्वारा किस तरीके से प्रतिस्थापन होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखना भाई इस गुणों को। देखो भाई, पहले गुणधर्म की बात करते हैं, और पहला गुणधर्म है हमारा संरचना। ठीक है, संरचना की बात करें तो यहां पर देखो पंक्ति अनुपात दे रखा है, और आप सभी को पता है कि मोंटमोरिलोनाइट में अनुपात कितना होता है, 2:1। सेम टू सेम इलाइट में कितना होता है, 2:1, और केओलिनाइट में भी कितना होता है, 1:1। ठीक है, यानी सिर्फ केओलिनाइट में 1:1 है, बाकी आप मोंटमोरिलोनाइट ले लो या केओलिनाइट इलाइट ले लो, इन दोनों में अनुपात कितना है, 2:1। कहने का मतलब केओलिनाइट में तो एक सिलिका की परत और एक एल्यूमिना की परत, लेकिन मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट में आपकी 2 सिलिका की परतों के बीच में एक एल्यूमिना की परत होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक चीज इसने और लिख रखी है अंदर, देखना इस मैंने बॉक्स के अंदर आपको बता रखा है। पहला लिख रखा है फैलाव युक्त, दूसरा लिख रखा है कम फैलाव, और तीसरा लिख रखा है स्थिर। ठीक है, देखो ये बीच में बता रहा है आपको प्रसारीय दूरी को, और मैंने आपको बताया था केओलिनाइट पढ़ाते समय कि केओलिनाइट में प्रसारीय दूरी बहुत कम होती है, यानी होती नहीं है, नगण्य, ना के बराबर। तो केओलिनाइट की जो परतें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होती है, उनके बीच में जो स्पेस है वो कैसा है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि यहां पर तो स्थिर है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो अप्रसारीय दूरी। ठीक है, और एलाइट समूह में जो प्रसारीय दूरी के मान होते हैं वो मध्यवर्ती होते हैं। मध्यवर्ती का मतलब मोंटमोरिलोनाइट से कम, लेकिन आपके केओलिनाइट से ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर देख लो मोंटमोरिलोनाइट में साफ साफ लिख रखा है फैलाव युक्त, यानी यहां पर तो प्रसारीय दूरी के मान सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, और यहां पर देख लो इलाइट समूह में क्या लिख रखा है, कम फैलाव। कम फैलाव का मतलब कि मोंटमोरिलोनाइट से तो कम है, लेकिन केओलिनाइट से कैसा है भाई, ज्यादा है। ठीक है, इस पॉइंट को समझ गए आप। अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं, और अगला पॉइंट है आपका दूसरे नंबर का आकार, और आकार को किससे दिखाया है, माइक्रोन, मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है, देखो मोंटमोरिलोनाइट के कणों का आकार सबसे कम है। देख लो, मैं आपको एक बार बॉक्स से बता देता हूं, ये देख लो। और इसके बाद कितना है, 0.01 से 1 माइक्रोन। ठीक है, इसके बाद इलाइट का कितना है, 0.1 से 2 माइक्रोन, और केओलिनाइट का कितना है, 0.1 से 5 माइक्रोन। ठीक है, आपको लास्ट में माइक्रोन भी लिखना है। आपसे एक नंबर में छोटा क्वेश्चन पूछ ले भाई बोर्ड के एग्जाम में कि केओलिनाइट समूह के कणों का आकार कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 0.1 से 5। अगर इतना लिख दिया तो आधा नंबर आपका काटेगा 100%। आप बोलोगे सर गलती क्या की हमने, तो सही लिखा है 0.1 से 5। नहीं भाई, जब भी आप किसी यूनिट को लिखो, तो जब भी आप किसी भी गुणधर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसकी इकाई साथ में आपको लिखनी जरूरी है। जैसे आपने कण लिख दिए, ठीक है, कण लिख दिए, लेकिन कणों का जो आकार है वो आपने नहीं लिखा। 0.1 से 5 क्या, 0.1 से 5 मीटर, फुट, सेंटीमीटर, इंच, क्या आकार पूछ रहा है ना आपसे, तो आपको बताना है कि 0.1 से 5 माइक्रोन। जब आप माइक्रोन लिखोगे तब आपकी ये जो पूरा है, जो पूरा आपको 1 नंबर मिलेगा, वरना आपका आधा नंबर वो काट सकता है भाई, वरना आपका 1 सेकेंड, चलो भाई तुम तो हटो, वरना आपका क्या कर सकता है, आधा नंबर एग्जामिनर काट सकता है अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता देता हूं, देखो। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 0.1 से 0.01 से लेके 0.01 से लेके 1, यहां पर 0.1 से लेके 2 माइक्रोन, और यहां पर 0.1 से लेके 5 माइक्रोन। तो कणों का आकार सबसे ज्यादा किस में है, बताओ, कणों का आकार सबसे ज्यादा किस में है? आप बोलोगे कि सर केओलिनाइट समूह में कणों का आकार सबसे ज्यादा है, और मोंटमोरिलोनाइट में कणों का आकार सबसे कम है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि कणों का आकार और सतही क्षेत्रफल में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये एक दूसरे के दोनों कैसे हैं, विपरीत हैं। ठीक है, तो अगर कणों का आकार ज्यादा होगा तो उनका जो सतही क्षेत्रफल है वो कैसा होगा, कम होगा। अभी अभी मैंने आपको नमक के डेले के उदाहरण से भी समझाया था
कि नमक का डेला छोटा सा है, छोटी जगह घेर रहा है, उसका चूर्ण कर दो तो जो नमक का चूर्ण होगा वो ज्यादा जगह घेरेगा, तो उसका सतही क्षेत्रफल कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कणों का आकार अगर बड़ा होगा सतही क्षेत्रफल कम होगा, कणों का आकार अगर बिल्कुल छोटा छोटा होगा, बारीक होगा, तो वो ज्यादा जगह को घेरेंगे। ठीक है, तो इससे हम समझ गए कि कणों का आकार सबसे ज्यादा किसका है भाई, सबसे ज्यादा किसका है, कैओलिनाइट का, 0.1 से 5 माइक्रोन। तो इसका सतही क्षेत्रफल सबसे कम होगा। देख लो नीचे, मैं पहले चौथे पॉइंट को बता देता हूं। देखो सतही क्षेत्रफल इसका कितना है, 5 से 20, ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। अब मैंने आपको बताया कि जो मोंटमोरिलोनाइट है उनके कणों का आकार सबसे छोटा है, तो जिसके कणों का आकार सबसे छोटा उसका सतही क्षेत्रफल कैसा होगा, सबसे ज्यादा। तो ठीक है, यहां पर आप सतही क्षेत्रफल देख लो मोंटमोरिलोनाइट का। अरे देख तो लो भाई कितना ज्यादा है, देखो कितना ज्यादा है, कितना है, 700 से लेके 800 कितना मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। और अगर हम इलाइट समूह की बात करें तो जो इलाइट समूह का जो कणों का जो सतही क्षेत्रफल है वो क्या है, मध्यवर्ती है, यानी 100 से 120। कैओलिनाइट से तो कैसा है, ज्यादा है, लेकिन मोंटमोरिलोनाइट से सतही क्षेत्रफल इसका कैसा है, कम है। इसी वजह से हमने इसको बीच में लिखा है, क्योंकि इसके गुणधर्म कैसे आते हैं भाई, मध्यवर्ती आते हैं। ठीक है, समझ गए इस लाइन को। देखो अब आकृति की भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई वो गुणधर्म मैच करते हैं एक दूसरे से, इस वजह से हमने आकृति वाले को स्किप कर दिया था। ठीक है, आकृति को देखो। अब आकृति की बात करें तो मोंटमोरिलोनाइट की जो परतों की आकृति होती है वो अनियमित होती है। सेम टू सेम इलाइट की परतों की आकृति भी कैसी, अनियमित होती है। लेकिन कैओलिनाइट की एक निश्चित आकृति होती है, कैसी होती है, षटकोणीय क्रिस्टल होता है। षटकोण आपको पता ही है, षटकोण का मतलब 6 कोने होंगे उसके। देखो कुछ इस तरीके से मैं आपको बना के बता देता हूं, ये हो गया आपका षटकोण। ठीक है, एक कोना, दूसरा कोना, ये एक कोना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा कोना, ये 5वां कोना और ये 6वां कोना। ठीक है, षटकोण कुछ इस तरीके से आपका होगा। आगे की बात करते हैं भाई। ठीक है, आगे देखो आंतरिक पृष्ठ, इनर सरफेस, आंतरिक पृष्ठ। और जो मोंटमोरिलोनाइट है वहां पर प्रसारीय दूरी ज्यादा है, प्रसारीय दूरी ज्यादा होने से यहां पर जो आपका आंतरिक पृष्ठ होगा वो अत्यधिक होगा। इसके बाद इलाइट समूह में मध्यवर्ती होगा और यहां प्रसारीय दूरी बिल्कुल नहीं है, तो इस वजह से यहां पर आंतरिक पृष्ठ भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। सुगठिता, ससंजन, फैलाव, संकुचन इत्यादि के गुणधर्म के मान किस पर निर्भर करते हैं भाई, प्रसारीय दूरी पर। और प्रसारीय दूरी जितनी ज्यादा होगी ये मान उतने ज्यादा होंगे। यहां पर मध्यवर्ती प्रसारीय दूरी है तो यहां पर मध्यम मान होंगे। और कैओलिनाइट में प्रसारीय दूरी होती ही नहीं है या नगण्य होती है, ना के बराबर, इस वजह से इसमें इनके मान कैसे होंगे, निम्न होंगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, देखो 7वां पॉइंट क्या है हमारा, बाह्य पृष्ठ। ठीक है, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस के मान भी वही प्रसारीय दूरी पर डिपेंडेंट। तो जिस तरीके से आपके सुगठिता, ससंजन के मान हैं कि मोंटमोरिलोनाइट में सबसे ज्यादा, ठीक है, इलाइट में मध्यवर्ती और कैओलिनाइट में सबसे कम होंगे। किसके मान, चाहे आप किसकी सुगठिता ससंजन की बात कर लो, चाहे आप बाह्य पृष्ठ की बात कर लो। आगे चलते हैं भाई, आगे की जो कहानी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। धनायन विनिमय क्षमता। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा था भाई, प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछा था कि जो धनायन विनिमय क्षमता है इसकी इकाई लिखिए। तो धनायन विनिमय क्षमता की आपको साफ साफ इकाई दे रखी है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। क्या है इकाई, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। तो आपको हमेशा जब भी आप सीईसी के मान लिखोगे, सीईसी क्यों बोल रहा हूं मैं भाई, धनायन विनिमय क्षमता की फुल फॉर्म क्या है, सीईसी। अब इसकी फुल फॉर्म कर दो तो आपको पता चल जाएगा। धनायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटायन। तो कैटायन ई से बना एक्सचेंज और सी से बना कैपेसिटी। ठीक है, क्षमता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैपेसिटी। तो पूरा क्या हुआ, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं सीईसी। ठीक है, धनायन विनिमय क्षमता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीईसी। तो सीईसी की यूनिट क्या है, सीईसी की यूनिट आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, या तो आप पी प्लस लिखो ऊपर या सेंटीमोल लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटीमोल प्रति किलोग्राम किसकी यूनिट हो गई, आपकी धनायन विनिमय क्षमता की यूनिट हो गई। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया है भाई बोर्ड क्लास में। आगे की बात करते हैं। अब देखो जो धनायन विनिमय क्षमता के मान है वो सबसे ज्यादा किसमें है भाई, मोंटमोरिलोनाइट में। इस पॉइंट को आप मेरे कहने से इंपॉर्टेंट मानना, आपसे पूछ लेगा कि मोंटमोरिलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है, यहां पूछ लेगा, बोर्ड की एग्जाम में पूछ लेगा, वरना आपसे जेट की एग्जाम में पूछ लेगा। भाई ध्यान रखना, जेट आईसीआर की एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात,
क्योंकि पिछले साल का पेपर अगर आप 2019 का उठा के देखोगे तो जो कृषि रसायन से जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं जेट एग्जाम में, वहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन भाई उसने क्या पूछ रखे थे आपसे, वैल्यू पूछ रखी थी, डाटा पूछ रखा था। गोबर की खाद में पोटेशियम कितना है, फलाना में इसकी मात्रा कितनी है, कितना परसेंट है इसका, तो कुल मिला के क्या पूछ रहा है, मात्रा पूछ रहा है, डेटा पूछ रहा है। तो आपको इस तरीके का डेटा याद रखना है, ठीक है। तो आपको फिक्स याद रखना है कि भाई मोंटमोरिलोनाइट में अगर हम बात करेंगे सीईसी की धनायन उन्मय क्षमता की, तो वो कितनी होगी भाई, 60 से लेकर 100। कितनी होगी, एक सेकंड इसको दिखा देता हूं, 60 से लेकर 100, वापस उधर 60 से लेकर 100। और इलाइट में कैसी होगी, मध्यवर्ती 20 से लेकर 40। और सबसे कम मान किस में होंगे भाई, सबसे कम मान होंगे कैओलिनाइट में। और कितने होंगे मान, 3 से लेकर 15, ठीक है। यूनिट जरूर लिखोगे, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कैओलिनाइट में धनायन उन्मय क्षमता के मान लिखिए, तो अगर आप केवल 3 से 15 लिखकर चले जाओगे तो आधा नंबर आपका एग्जामिनर काट सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कहानी कि आप 100 में से 100 नंबर किस तरीके से लाओगे, तो उस सारी चीजों के लिए मैं आपको वो छोटी छोटी गलती बता रहा हूं जो आप करते हो। आप बोलोगे कि सर हम तो बिल्कुल सही लिख के आए, फिर भी एग्जामिनर ने मार्क्स कैसे काट लिए। भाई एग्जामिनर मार्क्स काटने ही बैठा है, उसको पैसे ही इस बात के लिख रहे हैं कि भाई जहां तक बच्चे के कट सके वहां तक काटो। क्यों, क्योंकि आप वो तो छान रहा है ना, छलनी कर रहा है वो तो भाई कि कौन बच्चा टॉपर है, बिल्कुल। क्योंकि जब मार्क्स काटेगा तभी तो उसको पता चलेगा, तभी तो हम देख पाएंगे कि कौन भाई टॉप कर रहा है, किसने कितनी मेहनत की है, किसने इन छोटी छोटी बातों को अच्छी तरीके से समझा है। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि भाई इस चीज को ऐसे करोगे, इस चीज को ऐसे करोगे, तो उसको बड़े ध्यान से सुनोगे और सुनने के साथ साथ उस चीज को फॉलो भी आप करोगे, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि जब भी आपसे पूछेगा कोई भी गुणधर्म तो उसकी इकाई लिखना आपको जरूरी है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि कैओलिनाइट में भाई बताओ धनायन उन्मय की क्षमता कितनी है, तो आप पूरा लिखोगे। पूरा क्या लिखोगे आप, पूरा आप इस तरीके से लिखोगे कि धनायन उन्मय क्षमता के मान 3 से लेकर 15 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम है, ऐसे लिखोगे, क्योंकि आपको यूनिट लिखना जरूरी है, मस्ट है, ठीक है, समझ गए। अब जिस तरीके से धनायन उन्मय की बात करिए उसी तरीके से ऋणायन उन्मय क्षमता भी हो सकती है भाई। ऋणायन उन्मय क्षमता का मतलब क्या है, ऋणायन का ऋणायन के द्वारा प्रतिस्थापन, उसको हम क्या बोलेंगे, ऋणायन उन्मय क्षमता, ठीक है। तो याद रखना उसके जो मान हैं वो आपके सबसे कम होंगे किसमें, मोंटमोरिलोनाइट में, और मध्यवर्ती किसमें होंगे भाई आपके, मध्यवर्ती होंगे आपके किसमें, इलाइट समूह में, और सबसे ज्यादा जो मान होंगे वो किसमें होंगे, आपके कैओलिनाइट में, ठीक है। तो याद रखोगे भाई ये जस्ट कैसा है, रिवर्स है। धनायन उन्मय क्षमता सबसे ज्यादा किसमें थी, किसमें थी भाई, मोंटमोरिलोनाइट में। देख लो कितने हैं मान, 60 से 100। और उसके बाद मध्यवर्ती किसमें थी, इलाइट में। और सबसे कम किसमें थी, सबसे कम थी आपकी कैओलिनाइट में। तो धनायन और ऋणायन एक दूसरे से कैसे हैं, विपरीत। तो जो धनायन उन्मय क्षमता है और जो ऋणायन उन्मय क्षमता है वो एक दूसरे से कैसे होंगी, उल्टी होंगी, ठीक है। यानी धनायन उन्मय क्षमता के मान अगर सर्वाधिक पूछे तो किसमें है, मोंटमोरिलोनाइट में। लेकिन ऋणायन उन्मय क्षमता के मान सर्वाधिक पूछे तो किसमें है, कैओलिनाइट में। समझ गए बात को। आगे चलते हैं, अगला है आपका प्रतिस्थापन, ठीक है। 10वां पॉइंट देखो, प्रतिस्थापन। तो अब मैं बात करता हूं कि किस किस आयनों द्वारा या कौन कौन से तत्वों द्वारा आपका प्रतिस्थापन हो सकता है। तो देखो यहां अगर मोंटमोरिलोनाइट की हम बात करें तो मोंटमोरिलोनाइट समूह में आपके देखो एल्यूमिना परत में किस किस आयनों द्वारा, आपके मैग्नीशियम द्वारा और आयरन द्वारा। आयरन का प्रतीक क्या है, Fe, लोहा, ठीक है। मैग्नीशियम और लोहे द्वारा आपका एल्यूमिना की परत में प्रतिस्थापन हो सकता है। कौन से समूह में, मोंटमोरिलोनाइट समूह में। दूसरी अगर हम बात करें तो जो सिलिका परत है आपकी, उसमें किसके द्वारा, एल्यूमिनियम के द्वारा प्रतिस्थापन हो सकता है। किसमें भाई, इलाइट समूह की बात कर रहा हूं। और अगर हम कैओलिनाइट की बात करें तो कैओलिनाइट समूह में किसी भी प्रकार का प्रतिस्थापन नहीं पाया जाता। तो एक बार फिर से रिकॉल करो कि अगर मोंटमोरिलोनाइट की बात करें तो एल्यूमिना की परत में किस किस का प्रतिस्थापन, मैग्नीशियम और आयरन द्वारा प्रतिस्थापन हो सकता है। और अगर हम इलाइट समूह की बात करें तो सिलिका की परत में एल्यूमिनियम द्वारा प्रतिस्थापन हो सकता है। और अगर हम कैओलिनाइट की बात करें तो कैओलिनाइट में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिस्थापन नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहां देखो, यहां हमने भाई 10 गुणों से पूरी हमने सिलिकेट मृत्तिका का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया। अब बोर्ड की एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन बोले कि सिलिकेट मृत्तिका खनिज का तुलनात्मक सारणीबद्ध अध्ययन दीजिए, तो आपको ये पूरी सारणी लिखनी पड़ेगी। और वो कम से कम आपको कितने नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। या 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आया तो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जैसे आपसे पूछ ले
कि मुझे बताओ एलाइड समूह का सतही क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलोगे 100 से लेकर 120 मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। ठीक है, यूनिट आपको जरूर लिखनी है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से भी ये सारणी आपकी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिल सकते हैं भाई। ठीक है, तो मैं आपको हर एंगल से चीजें बताता हुआ चल रहा हूं। अगले क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। कितना बचा है भाई, हमारा मृत्तिका खनिज का महत्व बचा है और कार्बनिक मृदा कॉलॉइड्स की बात है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे। फिर एक लेक्चर हम और रखेंगे इसका, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।